प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल मैं क्यों लिखता हूँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की सुप्रसिद्ध रचना है। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जिसे हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है, वह आँखों के आगे नहीं आया होता। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन का कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने उसी स्थान पर एक बड़े से जले पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, विस्फोट के समीप कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और उस पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची ट्रेजेडी उस जैसे पत्थर पर लिखी गई है। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए। प्रश्न क्या देखिए। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक विवशता, आंतरिक विवशता, प्रसिद्धि पाने के लिए और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का ख भाग देखिए। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 3 का जो ख प्रश्न था उसका उत्तर देखिए। किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक विवशता रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है। परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति
या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? कोई आत्म अनुभूति या स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ की आकांक्षा। नंबर 2, सामाजिक परिस्थितियाँ। नंबर 3, संपादकों का आग्रह। नंबर 4, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हों, सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता हो, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग होती है। जैसे अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिकाएं, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव रहता है। मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है। चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है। अर्थात बाह्य दबाव भी कलाकारों को उनके अनुसार लिखने के लिए प्रेरित करते हैं या उनके अनुसार लेखन कार्य करने के लिए विवश करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है। प्रश्न 7 देखिए, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? प्यारे बच्चों, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है, पर हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। नंबर 2, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। नंबर 3, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। 4, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होने लगा है। नंबर 5, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, परंतु उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया। 5 नंबर देखिए, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया, परंतु हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दे दिया है।
नंबर 6, आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। नंबर 1, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव प्रयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। नंबर 2, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेकों कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर व लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। प्यारे बच्चों, यह थे श्री अज्ञेय जी द्वारा रचित पाठ मैं क्यों लिखता हूँ के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक जरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।